नमस्कार दोस्तों, एआई एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में हम इसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स। आज हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम 100 से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों, 3D मैप्स, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस विस्तृत विश्लेषण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम इन अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं ना, तो 2026 की दुनिया की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। सही बात है। वैश्विक कूटनीति से लेकर तकनीक, पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारे देश के छोटे से गांव तक सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के नक्शे से। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूस ने अपनी R-37M मिसाइल का विकास किया है। ये तो हुई हथियारों की बात, लेकिन जो ज्यादा ध्यान खींचने वाली खबर है वो ये कि भारत और रूस के बीच RELOS समझौता लागू हो गया है। अब आप ये बताइए, ये RELOS आखिर है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ एक कागजी संधि है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई साधारण समझौता नहीं है। RELOS का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। अच्छा। इससे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारतीय नौसेना का कोई जहाज प्रशांत महासागर या आर्कटिक के करीब गश्त कर रहा है। पहले क्या होता था, उसे ईंधन या राशन खत्म होने पर वापस अपने बेस की तरफ लौटना पड़ता था। लेकिन अब इस समझौते के तहत वो रूस के सैन्य बेस पर रुककर ईंधन और रासद ले सकता है। ओह वाह! मतलब किसी और के किचन का इस्तेमाल करना ताकि अपना सफर जारी रखा जा सके। बिल्कुल, ये भारत की सामरिक पहुंच को बिना नए बेस बनाए कई हजार किलोमीटर बढ़ा देता है। ये सच में कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है। और कूटनीति की इसी बिसात पर एक और दिलचस्प आंकड़ा है। वित्तीय वर्ष 2026 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। एक तरफ सीमाओं पर तनाव है, सेनाएं आमने सामने हैं, और दूसरी तरफ व्यापार नई ऊंचाइयों पर है। ये विरोधाभास कैसे काम कर रहा है? देखिए, यही भू राजनीति की असली और यथार्थवादी तस्वीर है। रक्षा रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन जो सप्लाई चेन और आर्थिक निर्भरता है ना, उसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो है। दोनों देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आर्थिक पहिया रुकना दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। इसी नक्शे पर अगर हम इंग्लैंड की तरफ देखें तो वहाँ स्मोक फ्री जनरेशन यानी धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है। यानी एक निश्चित साल के बाद पैदा हुए लोग कभी कानूनी तौर पर सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। वहीं मध्य पूर्व में देखें तो ईरान ने अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ जनपदा अभियान की शुरुआत कर दी है। ये दुनिया के दो बिल्कुल अलग मिजाज है। सही कहा। एक तरफ हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इतने प्रगतिशील हो रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को व्यसन मुक्त करने के कानून ला रहे हैं, और दूसरी तरफ सैन्य तनाव हमें वापस उसी पुराने विनाश के चक्र में ढकेल रहा है। डरावना है थोड़ा, है ना? ईरान का ये जनपदा अभियान मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को और अधिक जटिल बनाने वाला है। और इन्हीं तनावों के बीच दुनिया को एक मेज पर लाने का काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अफ्रीकन देश कैमरून में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। अब वैसे तो WTO की बैठकें अक्सर बहुत टेक्निकल होती हैं, लेकिन ये विकासशील देशों के लिए बहुत अहम है। हाँ, क्योंकि WTO की इस बैठक का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि कौन सा देश किस चीज पर कितनी सब्सिडी दे सकता है, खासकर कृषि और मछुआरों के मुद्दे पर। एकदम सही। इसके अलावा ब्राजील में COP15 का आयोजन हुआ, जो विशेष रूप से माइग्रेशरी बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर केंद्रित था। और मॉरिशस ने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की। अब पर्यावरण और तकनीक की बात करें तो भारत के अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित हो गया है। एक आम इंसान के लिए इस क्वांटम कंप्यूटर का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, एक सामान्य कंप्यूटर किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए एक एक करके हर रास्ते को आजमाता है। अच्छा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में सभी रास्तों को आजमा सकता है। ये क्यूबिट्स तकनीक पर काम करता है। वेट, सभी रास्ते एक साथ? हाँ, ये भविष्य की दवाओं की खोज से लेकर मौसम की सटीक भविष्यवाणी तक सब कुछ बदल देगा। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है।
और तकनीक की इसी रफ्तार में जिन सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हुआ है, जो पोल्यूशन फ्री सफर की शुरुआत है। ये बहुत जरूरी था। उधर यूएई ने दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, जो इंटरनेट की दुनिया में एक नए हाई स्पीड हाईवे की तरह काम करेगा, जहां कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा। और जापान ने दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर बना लिया है, जो सैन्य निगरानी के लिए गेम चेंजर है। पर देखिए, तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना, हमें पर्यावरण के साथ भी उतना ही तालमेल बिठाना होगा। पर्यावरण की बात पर मुझे याद आया, भारत में अलीगढ़ की शेखा झील अब 99वां रामसर स्थल बन गई है। ओह वाह! यानी ऐसी आर्द्रभूमि जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया हो। स्विट्जरलैंड सबसे स्वच्छ पानी के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नागोया प्रोटोकॉल के अनुपालन में भारत विश्व में शीर्ष पर है। ये प्रोटोकॉल आखिर किस बारे में है? नगोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से बायोपायरेसी को रोकता है। अच्छा, बायोपायरेसी। हाँ, जैसे मान लीजिए भारत के किसी जंगल में एक खास पौधा है जिसका उपयोग स्थानीय आदिवासी पीढ़ियों से कर रहे हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी उस पौधे से दवा बनाकर करोड़ों कमाती है, तो उस मुनाफे का एक हिस्सा उन स्थानीय लोगों और देश को भी मिलना चाहिए। भारत ने इस लाभ साझाकरण यानी बेनिफिट शेयरिंग को सबसे बेहतर तरीके से लागू किया है। ये तो बहुत ही न्यायसंगत बात है। और इसी तरह का एक शानदार उदाहरण केरला का वारकला शहर है, जो संयुक्त राष्ट्र की जीरो वेस्ट सिटी सूची के 20 शहरों में शामिल इकलौता भारतीय शहर बन गया है। इकलौता शहर? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? और यहाँ जीरो वेस्ट का मतलब ये नहीं कि कचरा पैदा ही नहीं होता, बल्कि इसे प्रकृति के रिसाइकिल बिन की तरह समझें। जो भी कचरा निकलता है उसे वैज्ञानिक तरीके से खाद या बायोगैस में बदल दिया जाता है। डंपिंग ग्राउंड में कुछ नहीं जाता। हालांकि इसी बीच भारत ने 2028 में होने वाले COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। कूटनीतिक रूप से ये एक बड़ा कदम है। इतनी बड़ी पर्यावरणीय समिट की मेजबानी से हटने का मतलब है कि भारत अपनी घरेलू विकास प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु दबावों के बीच एक संतुलन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये तो हुई वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की बात। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर जाएं ना, तो हर राज्य अपनी एक अलग कहानी गढ़ रहा है। चलिए लद्दाख चलते हैं। वहां भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बना है। पेट्रोग्लिफ मतलब सदियों पुरानी वो चित्रकारी जो चट्टानों पर उकेरी गई है। हाँ, हिस्टोरिकल आर्ट। बिल्कुल। साथ ही वहां पानी की कमी से निपटने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर बनाने का हिम सरोवर प्रोजेक्ट और मिशन मित्रा शुरू हुआ है। देखिए, लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठोर हैं। वहाँ आधुनिक इंजीनियरिंग और पारंपरिक ज्ञान का संगम ही जीवन को आसान बना सकता है। और ये हिम सरोवर प्रोजेक्ट उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और सिक्किम में भारतीय सेना ने अपना पहला सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और सीमावर्ती गांवों से जुड़ने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। वहां के सिपाही जला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड भी मिला है। कमाल है। पंजाब की तरफ चलें तो वहां उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज यानी रोपवे बना है। लेकिन इसके साथ ही पंजाब जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ हम विकास के दो अलग अलग आयाम देख रहे हैं। ग्लास ब्रिज टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जबकि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण इस बात की गहराई में जा रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन हुआ है, जहां नई तकनीक का प्रदर्शन हुआ। लेकिन एक मिनट, उसी मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन शुरू हो गया है। तो इन सब का क्या अर्थ है? क्या नदियां जोड़ना विकास नहीं है? यही तो पेंच है। कागज पर दो नदियों को जोड़ना सूखे और बाढ़ का बेहतरीन समाधान लगता है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब है कि बड़े वन क्षेत्रों को काटना होगा और कई गांवों को विस्थापित होना पड़ेगा। ये जो चिंता आंदोलन है ना, वो उसी विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान का दर्द है। ये विकास बनाम पर्यावरण की बहुत ही क्लासिक बहस है। सही कहा। अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहां स्वास्थ्य को लेकर मांगे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान चल रहा है, और दूसरी तरफ भारत की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी परियोजना पर भी काम हो रहा है। दक्षिण की तरफ बढ़ें तो तेलंगाना ने खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है।
क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दावा है या सच में कुछ बदला है? देखिए, रातों रात नहीं हुआ है। जब सरकारें सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सड़क, बिजली और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जंगलों तक पहुंचती हैं, तब जाकर कोई इलाका नक्सल मुक्त होता है। विचारधारा को विकास से रिप्लेस किया गया है। तेलंगाना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कैंसर को एक नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया है और भूमि रिकॉर्ड के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटका ने महिलाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी प्रशिक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है और पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में भी शीर्ष पर रहा है। अगर हम इन सभी राज्यों को एक साथ देखें ना, तो हर राज्य अपनी विशिष्ट चुनौती को अपनी ताकत बना रहा है। बिल्कुल। कोई भूमि रिकॉर्ड सुधार रहा है तो कोई जनजातीय प्रतिभाओं को मंच दे रहा है। और इन सभी राज्यों के सुरक्षित विकास के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली चाहिए होती है। नौसेना की उपलब्धियां इस महीने बहुत खास रही हैं। नौसेना ध्रुव, जो एक पारन युद्धपोत है, उसका परीक्षण हुआ। INS ध्रुव, जो अरब सागर में तैनात भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। और INS अरिधमन, जो भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। साथ ही INS संची को भी लॉन्च किया गया है। ये जो INS अरिधमन का नौसेना में शामिल होना है ना, ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता को बहुत मजबूत बनाता है। सही बात है। और INS ध्रुव तो एक तैरते हुए रडार की तरह है, जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। सेनाएं खुद को तैयार रखने के लिए संयुक्त अभ्यास भी कर रही हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक अभ्यास हुआ। त्रिशक्ति कोर्प ने ऑपरेशन हिमसेतु किया। बेंगलुरु में रण संवाद 2026 सेमिनार हुआ और कोची में IMX 2026 समुद्री अभ्यास हुआ। अंतरिक्ष में भी अंगानिया मिशन और गगनयान मिशन का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में सफलता से पूरा हुआ। ये सारी तैयारियां दिखाती हैं कि हमारा फोकस कितना क्लियर है। बिल्कुल। अब आते हैं नीतियों पर। परिसीमन विधेयक 2026 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 580 करने का प्रस्ताव है। इसका क्या असर होगा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। अच्छा। क्योंकि कुछ राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है तो उनकी सीटें बढ़ेंगी। ये आने वाले समय में देश के राजनीतिक सत्ता के केंद्र को पूरी तरह से बदल सकता है। और ऊर्जा क्षेत्र में तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR काम करने लगा है। ये ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक कार है जिसमें आप जितना पेट्रोल डालते हैं वो चलने के बाद उससे ज्यादा पेट्रोल खुद बना लेती है। वेट, ये तो मैजिक लग रहा है ना? ये रिएक्टर दरअसल प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता है और बिजली बनाने के साथ साथ ईंधन भी पैदा करता है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में सच में एक जादुई छलांग है। अद्भुत। और इसी के साथ भारत दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश भी बन गया है, जहां हर चीज कागज से हटकर सीधा सर्वर पर जा रही है। ये डेटा मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमूल 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी बन गई है। सोचिए, गुजरात के कुछ किसानों द्वारा शुरू किया गया एक कोऑपरेटिव मॉडल आज कॉर्पोरेट दिग्गजों को पछाड़ रहा है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है और दीनदयाल पोर्ट माल ढुलाई में शीर्ष पर है। एक और बड़ी खबर, भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में विश्व में 3रे स्थान पर आ गया है। एक समय था जब हम मोबाइल से लेकर टीवी तक सब कुछ चीन या ताइवान से मंगाते थे। हाँ, वही तो। आज हम उन्हें दुनिया भर में भेज रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग की कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ आकर बात सचमुच बेहद रोचक हो जाती है। देखिए, मशीनरी, नीतियाँ और व्यापार अपनी जगह है, लेकिन इतिहास तो इंसान बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रथम व्यक्तित्व और मानवीय उपलब्धियों की। मिजोरम की पहली महिला ADC बनी है मनीषा पद्धी। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार कोई महिला सेना प्रमुख बनी है सुशांत कोयल। और अंतरिक्ष में क्रिस्टीना कॉक चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला यात्री बन गई हैं। और भारत में भी देखें, मेनका गुरुस्वामी देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का एक नया अध्याय है।
दिव्या सिंह ने साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर इतिहास रचा है। अश्विनी भिड़े बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी हैं। वाह, कितनी सारी फर्स्ट्स हैं। और सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली कहानी है पायल नाग की। वे दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी, यानी जिनके चारों हाथ पैर नहीं हैं, ऐसी तीरंदाज चैंपियन बनी है। पायल नाग की कहानी सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान का संकल्प शरीर की सीमाओं से बहुत बड़ा होता है। राजनीति और खेल में भी नए चेहरे सामने आए हैं। बलेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और आर अश्विन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सम्मान के मोर्चे पर भी देखें तो भारत का परचम लहराया है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CH श्रीनिवासा राव को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। पर्यावरण के लिए संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकॉन चुना गया और अनीता चौधरी ने WWF मछली पुरस्कार जीता। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला में TM कृष्णा ने चीताक स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता और साध्वी सतीश सेल मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 बनी है। और गणित की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान एबल पुरस्कार इस बार गॉड फॉल्टिंग्स को दिया गया है। उड़ीसा पुलिस को उनके उत्कृष्ट काम के ये प्रेसिडेंट्स पुलिस कला से नवाजा गया, जो किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मान है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर टाइम 100 की सूची में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता बने। संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले का संदर्भ भी काफी चर्चा में रहा और भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए संविधान का नया सिंधी संस्करण जारी किया गया। अगर हम सरकारी पहलुओं की बात करें तो युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन हुआ। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली PM ग्रामीण आवास योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और आध्यात्मिक मोर्चे पर श्री गुरु भैरवाख्या मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बीच ना वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। डोपिंग के कारण निलंबित होने वाले एथलीट्स के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। ये कैसे हो गया? ये माने खेल जगत का एक बहुत ही काला सच है। जब जीतने का दबाव बहुत अधिक होता है ना, और जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन को लेकर सही जागरूकता नहीं होती, तो युवा खिलाड़ी शॉर्टकट यानी प्रतिबंधित दवाओं का सहारा ले लेते हैं। ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से हमारा सर गर्व से ऊंचा भी किया है। शुभमन गिल ने विजडन सम्मान जीता है और वो IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दीप्ति शर्मा विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर बनी हैं। लोरा कार्डोसो ने T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट लेकर असंभव सा रिकॉर्ड बना दिया है। IPL के अन्य रिकॉर्ड्स में भुवनेश्वर कुमार ने 200 विकेट पूरे किए हैं और सुनील नारायण सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। एक बहुत ही शानदार पहलू है, हरमनप्रीत कौर के सम्मान में स्टेडियम में एक पिंक स्टैंड बनाया गया है, जो महिला क्रिकेट को मुख्य धारा में लाने का एक बेहतरीन प्रयास है। शतरंज में तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत में कोई फैक्ट्री खुल गई हो। आरण्य घोष भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। R वैशाली ने कमाल का प्रदर्शन किया है और बोधाना शिवानंदन जैसी नन्ही खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं। और तीरंदाजी में शीतल देवी छाई हुई हैं, मुक्केबाजी में विश्वनाथ सुरेश और बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने मेडल जीते हैं। स्क्वॉश में अभय सिंह चैंपियन बनकर उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी रोमांच कम नहीं रहा। मोटर रेसिंग में एंड्रिया केमी एंटोनेली का उदय हुआ है और फुटबॉल में हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने SAF U20 का खिताब जीत लिया है। ये पूरा महीना सच में बहुत एक्शन पैक्ड रहा। क्या सफर रहा ये। अब जब हम इस डीप ड्राइव के आखिरी पड़ाव पर है ना, तो चलिए अप्रैल महीने के उस ऐतिहासिक कैलेंडर को देखते हैं जिसकी बुनियाद पर आज का ये पूरा सिस्टम खड़ा है। 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का 91वां और CBI का 63वां स्थापना दिवस था। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन NATO ने अपनी 77वीं वर्षगांठ मनाई और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का 78वां स्थापना दिवस था। 8 अप्रैल को भारत की PM मुद्रा योजना ने अपने 11 साल पूरे किए, जिसने छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन दिया है। 11 अप्रैल को महान विचारक ज्योतिराव फुले की 199वीं जयंती थी। 13 अप्रैल को हमने जलियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद किया।
14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती थी। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया और 17 अप्रैल को हमने डॉक्टर S. राधाकृष्णन की 51वीं पुण्यतिथि मनाई। इन सब तिथियों को देखकर ना इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? चाहे वो RBI हो, WHO हो या फिर NATO, इन संस्थाओं का निर्माण एक अलग सदी में अलग चुनौतियों के लिए हुआ था। लेकिन आज जब दुनिया AI और डिजिटल हो चुकी है, तो ये संस्थाएं खुद को कैसे प्रासंगिक यानी रेलेवेंट बनाए हुए हैं। संस्थाएं सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, वे विचारों का निरंतर विकास है। क्या खूब कहा आपने। और इसी के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण, ये मिशन संपन्न होता है। हमने हर एक बिंदु की गहराई को छुआ है ताकि ये आपकी स्थायी स्मृति का हिस्सा बन जाए। मुझे यकीन है कि इस विस्तृत चर्चा के बाद कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य श्रोताओं की नजर से नहीं बचेगा। जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने इस चर्चा की शुरुआत में देखा था कि न्यायपालिका AI पर बैन लगा रही है और बीच में हमने देखा कि भारत दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना कर रहा है। यानी एक तरफ अथाह डेटा इकट्ठा हो रहा है और दूसरी तरफ मशीनरी की समझदारी पर सवाल उठ रहे हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले दशक में जब ये बेशुमार व्यक्तिगत डेटा और AI आमने सामने होंगे तो ये हमारे लोकतंत्र और हमारी निजाता यानी प्राइवेसी को कैसे आकार देगा? क्या तकनीक शासन को पूरी तरह पारदर्शी बनाएगी या फिर चीजें इंसान के हाथ से निकलकर और अधिक जटिल हो जाएंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बताइए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल AI एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।